हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो पे स्वीट 16 द टीन टॉक शो। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट निराली मुंजाल। और आज हमारे साथ हैं जाने माने हमारे सर माखनलाल यूनिवर्सिटी से वीसी सर। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन सर। छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश है। मैं कुलगुरु हूँ एशिया के पहले और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। और इससे पूर्व मैं देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का मैं महानिदेशक था या डायरेक्टर जनरल था। और पिछले 4 साल से मैं भोपाल में हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सर आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, मैं तो भूल भी जाऊंगी, इतनी सारी हैं। तो सर आप भी करेंगे ये सब? बिल्कुल सर। आपके गाइडेंस हो तो सर सब करेंगे। बिल्कुल। सर आज आप हमारे ईएफए स्टूडियो आए, तो सर आपको यहाँ का एनवायरनमेंट और कैसा लगा हर चीज? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे अच्छा इस बात को लगा कि लोग कहते हैं कि संसाधन के अभाव में काम नहीं हो सकता। यस सर। आप लोगों ने दिखा दिया है कि संसाधन कितना भी कम क्यों ना हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, आपके अंदर रुचि हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। संसाधन तो बहाना होता है। आप किसी भी चीज को, टूटे फूटे कमरे को आप किस तरीके से अपने हिसाब से सजा धजा के आपने किस तरीके से जो है एक छोटे से सीमित संसाधनों के अंदर इतना बेहतर काम कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि उन सबके लिए ये एक सबक है, उन सबके लिए सीख है कि आप स्कूल के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा आपका ना प्रशिक्षण है, ना आपके पास संसाधन है, लेकिन इन सबके बावजूद जो है आप लोगों ने इतना बेहतर आप कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। मैं आपके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इट मीन्स अ लॉट सर। और सर जैसे कि हम देखते हैं कि हम जैसे मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो सर हम 12th के बाद हमें पता नहीं होता कि हम किस फील्ड में जाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो सर उसके लिए हमें क्या, मतलब जैसे हम मीडिया फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो हमें फर्स्ट स्टेप कैसे उठाना चाहिए? मुझे एक बड़े कलाकार का किस्सा याद आया। यस सर। वो एक विदेशी कलाकार है जो भारत में आके बस गई है, भरतनाट्यम उन्होंने सीखा। ओके सर। तो उनसे मैंने पूछा, आपने जैसे पूछा वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि भरतनाट्यम क्यों? तो वो विदेश में है, पोलैंड में रहती थी। तो वहाँ उनके स्कूल में बीच बीच में कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता था। कभी संगीत होता था तो उनको पहले लगा कि संगीत, तो फिर संगीत में वो उन्होंने कोशिश किया, वो नहीं हो पाया, गीत नहीं, उनको मज़ा नहीं आया। उसके बाद उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक यस सर। प्रयास किया, उसमें भी उनको आनंद नहीं आया। तो आखिर में उन्होंने भरतनाट्यम देखा और उनको लगा कि अब मैं जीवन में बस यही करूंगी। तो ऐसा कोई चीज यस सर। जिसको देखने के बाद या सुनने के बाद आप ये तय कर लें कि ये मेरा जीवन का अभिन्न अंग है, मैं इसके बगैर अधूरा हूं। यस सर। और मुझे ये करना ही है। जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक आप तय मत करना आपका करियर क्या है। यस सर। आपका करियर वो है जिसमें ये नहीं कि क्योंकि माता पिता दबाव डाल रहे हैं या आपके स्कूल के क्लासमेट्स आपको बता रहे हैं यार ये लाइन अच्छा है, इसमें नौकरी मिलेगी। देखिए, तनख्वाह कुछ दिन मिलती है, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जॉब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है तो आप जीवन भर आप एक कुंठित व्यक्ति, एक नकारात्मक व्यक्ति बन के जिएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो नौकरी तो कर रहे हैं क्योंकि माता पिता ने कहा था या किसी ने कहा था, सुझाव दिया था। आपको लगना चाहिए कि मैं इसमें खुश रहूंगा, मुझे इसमें आनंद मिलेगा ये करते हुए। मुझे सरकारी जॉब मिली थी, मेरे माता पिता सरकारी नौकरी में थे, वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं। मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन किया, अच्छी तनख्वाह भी थी और मैं बहुत जल्दी सीनियर ऑफिसर भी बन जाता, लेकिन मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिली। यस सर। मैं छोड़ के भाग गया एक दिन। उसको लेकर मेरे माता पिता मुझसे नाराज भी हुए, बाद में उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। मैंने कह दिया कि मैं तो तड़प रहा हूं यहां से बाहर निकलने के लिए, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही सरकारी ये मतलब कागजों पर चर्चा करते हुए, मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, मैं कुछ रचनात्मक करना चाहता हूं। और तब जाकर मैं पत्रकार बना। यस सर। तो ये आपको देखना है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देगी, आपको लगेगा मुझे ये करते हुए मुझे अच्छा लगेगा, फिर वही करना। ये मैं विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ।
सर जैसे आपने बोला कि हमें जब मज़ा नहीं आता सर, आजकल हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं सब इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीबीएस, जेईई सब यही कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है आगे फ़ील्ड क्या है। अधिक हम बड़ी-बड़ी कोचिंग्स देखते हैं, सब बच्चे पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि बेटा उसमें जाओ, बेटा उसमें जाओ, ये करे इंजीनियर बनो, वो भी इंजीनियर बना। सब बच्चों पे आजकल इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि वो डिसाइड ही नहीं कर मैं पाते मानता कि हूँ। उनका वो अपना इंटरेस्ट ही भूल जाते हैं। देखिए, अब कई स्कूलों में साइकोमेट्रिक स्टडीज हो रहे हैं, यस सर। जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि बच्चे की रुचि किधर है। और मैं समझता हूँ कि माता-पिता को या परिवारजनों को भी अपने महत्वाकांक्षा अपने बच्चे पर नहीं थोपना चाहिए। यस सर। मैं क्योंकि इंजीनियर नहीं बन सका तो मैं बच्चे को बनाऊंगा, हाँ मैं सर। डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं इसको बनाऊंगा। उसकी अपनी एक जिंदगी है, वो अपने रुचि लेकर पैदा हुई है, वो अपने जो है कुछ कर्मों और प्रारब्धों को लेकर पैदा हुई है, उसको कुछ करना है। और अगर जरा सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आईसीएस उन्होंने क्रॉस किया था, अगर वो एक आईसीएस अधिकारी बनते तो क्या आज दुनिया उनको याद रखती क्या? सर बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार कोई भी अपने क्षेत्र तक सीमित रहें, तो वो जब बाहर निकले अपने उस पढ़ाई को छोड़कर, स्वामी विवेकानंद जब बाहर, उनको याद रखती क्या? सर बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार कोई भी अपने क्षेत्र तक सीमित रहें, तो वो जब बाहर निकले अपने उस पढ़ाई को छोड़कर, स्वामी विवेकानंद जब बाहर निकले, यस सर। तो तब जाकर वो स्वामी विवेकानंद बने। तब तक वो नरेंद्र नाथ दत्ता थे। यस सर। तो नरेंद्र नाथ दत्ता से स्वामी विवेकानंद बनने की जो यात्रा है, वो अगर आपको हासिल करना है, तब तो फिर आपको उस, जिसे कहते हैं कोलू का बैल नहीं बनना है। हाँ सर। आपको बाहर निकलना है, आपको सोचना है, आपके जो सपने हैं उसको पंख देना है। यस सर। ये बहुत जरूरी है। तो लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, हाँ। मुझे क्या बनना है, उसका रोड मैप क्या है। यस ये सर। रोड मैप के बगैर, ये नहीं कि अचानक आपने कह दिया कि भाई मुझे तो आजकल अनन्या पांडे बहुत अच्छा लिख रही है तो मैं जो हूँ फिल्म की हीरोइन बनूंगी। नहीं, ऐसे नहीं बना जाता है। हाँ सर। उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? आप जो है चंकी पांडे की बेटी नहीं हो, उसको बहुत एडवांटेजेस हाँ है ना। तो आप अपने सभी डिसएडवांटेजेस के साथ आप कैसे, याद रखिए, आप ऑटो से आप यहां से सूरजनगर जा सकते हैं, यस सर। है ना, लेकिन आप ऑटो से यहां से मुंबई नहीं जा सकते सर हाँ नहीं जा है ना, सकते। यस या सर। न्यूयॉर्क नहीं जा सकते। न्यूयॉर्क अगर आपको जाना है तो हवाई जहाज आपको लेना ही पड़ेगा। तो आपको तय करना है कि मैं अगर कहीं जाना है, मेरा डेस्टिनेशन, मेरा मंजिल वो है, तो वहां तक का पहुंचने का माध्यम क्या है। यस सर। ये माध्यम भी आपको तय करना पड़ेगा, तब जाकर आप सफल होंगे। वरना हजारों लोग, मैं अभी पिछले हफ्ते मुंबई में था तो मुझे वो टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था, उन्होंने एक इलाका दिखाया, कह दिया यहाँ सर वो सारे जो आर्टिस्ट बनने आते हैं और जिंदगी में सिर्फ एक्स्ट्रा बन के पड़े रहते हैं, ये उन लोगों का इलाका है। ये यहीं अपने उनके सारे सपने मर जाते हैं। यहाँ हैंडसम लड़के आते हैं, खूबसूरत लड़कियां आती है, बस जिंदगी कोई थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, बस क्योंकि उनके पास प्लान नहीं था। सपने के साथ प्लान भी होना जरूरी है। यस सर। तो उस सपने को कैसे इंप्लीमेंट, सिर्फ दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, ऐसे नहीं होगा। सपने के साथ आपका एक प्लान होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तब जाके मैं अपने मंजिल तक पहुंचूंगा। बगैर प्लान के आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सर ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। और सर हम आजकल देखते हैं, हम जो बच्चे हैं, हम खुद ही हैं, जो जैसे कि मेरा दोस्त है, अरे वो इसमें कर रहा है, मैं भी उसी के साथ जा रहा हूँ। अच्छा वो तू ये कर रहा है, चल यार मैं कहाँ, तू भी अकेले रह जाएगा, मैं भी यहीं हूँ, अपन दोनों साथ में कर लेते हैं। सर मतलब दोस्ती के कारण भी हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इसका एक बड़ा मेन कारण है सर सोशल मीडिया। जो हम बच्चे हैं सर, एक रील देखी, अरे ये तो कंटेंट क्रिएटर है, अरे ये तो फूड ब्लॉगर है, हम भी ये कर लेते हैं। तो सर वो उसी में मतलब करते करते रह जाते हैं। हमें किसी का नकल नहीं करना है। हाँ सर। हमें अपना, हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। एवरी मैन, नेताजी बोस ने कहा था, एवरी मैन इज बॉर्न विद ए मिशन। हर व्यक्ति कुछ करने के लिए आया है इस दुनिया में, लेकिन ये जरूरी है कि उसको वो स्पष्टता मिले, और वो स्पष्टता जब मिल जाता है तब जाके वो अपने मंजिल को पाता है। यस सर। इसलिए हमको किसी से प्रभावित नहीं होना है, वो हमारा जीवन को तय नहीं करेंगे। उनके जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, मेरे जीवन की परिस्थितियां अलग है।
उनके जीवन के लक्ष्य अलग है, मेरे जीवन के लक्ष्य अलग है। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई यश कमाना चाहता है, कोई अपने माता पिता का सेवा करना चाहता है, कोई जो है सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता है। हर एक के लिए जो है कोई काम नहीं करना चाहता, यस सर। कोई बहुत काम करना चाहता है। तो हर व्यक्ति अलग बना है। तो जब अलग बना है तो हम किसी और की तरह कैसे हो सकते हैं? हाँ सर। ना हम इवन हम अपने माँ बाप की तरह नहीं हो सकते हैं, हम अपने भाई बहनों की तरह नहीं हो सकते हैं। वो अलग है, हम अलग हैं। वो किसी और चीज के लिए बने हैं, हम किसी और चीज के लिए बने हैं। ये बात होनी चाहिए, मेरी पहचान क्या है, मेरी रुचि किस चीज में है, मुझे किस चीज को सुनकर मैं एक्साइट होता हूँ, किस चीज को देखकर मुझे लगता है कि मुझे यही करना है, मैं ये करूंगा तो या करूंगी तो मैं खुश हूंगा या यस खुश सर। होंगी। तो उस चीज को हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, तभी हम सफल होंगे। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी हमें बातें बताई। और सर जैसे कि हम थिएटर वगैरह एक्टिंग वगैरह देखते हैं, तो सर एक डाउट था मेरे को कि सर जो थिएटर होता है और जो एक्टिंग मतलब बॉलीवुड वगैरह सब होता है, तो सर ये दोनों फेजेस बहुत अलग अलग हैं। जी बिल्कुल। तो सर जो थिएटर जो रियलिस्टिक जो लोग दिखाते हैं और जो बॉलीवुड मतलब जो एक्टिंग वगैरह दिखाते हैं, तो सर उन दोनों में ऐसा क्या अलगपना है? जैसे वो लोग तो अलग से शूट करते हैं उसके बाद दिखाते हैं, तो सर दोनों में से कौन सा अच्छा देखिए, है और कौन सा? कला तो बेसिकली एक जैसा ही है। हाँ सर। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं थिएटर को ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानता हूँ, यस सर। क्योंकि आप एक लाइव ऑडियंस के सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं यस सर। और उसमें रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है। यस सर। आप देखिए, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, वाजपेयी, ये सारे के सारे, मनोज वाजपेयी, ये सारे के सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए लोग, यस सर। है ना। ओमपुरी, जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार रहे हैं सब, तो कोई एफटीआई से निकला हुआ है, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से निकला यस हुआ है, सर। ठीक है। लेकिन एनएसडी से निकलकर भी इनमें से कई लोग सफल फिल्म में एक्टर्स बन यस गए। सर। कुछ लोगों ने थिएटर का सेलेक्ट। थिएटर इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मैंने कहा कि आपका रोज आप एक ऑडियंस के सामने हैं, वो ऑडियंस आपको जज करती है। यस सर। दूसरा, आपका फिल्म बन गया, 3 घंटे का फिल्म जो है कई बार 3 साल में बनती है, हाँ सर। और उसका लोकेशन शूट होता है, उसमें सब कुछ आर्टिफिशियल सा होता है। यस सर। और आप एक ही शॉट के एक एक गाना कई बार 50 बार शूटिंग होता है, तब जाके एक गाना फाइनल होता है। तो उसमें बहुत, इसमें पूरा एक टीम लगता है, उतना बड़ा टीम थिएटर में नहीं लगता है। लेकिन आप बहुत सहज रूप से थिएटर में सामने होते हैं, आपके सामने ऑडियंस है और आपका परफॉर्मेंस तय करेगा कि अगले दिन लोग श्रोता उसको देखने आएंगे या नहीं, यस है सर। ना। तो आपको रीटेक का मौका नहीं मिलता है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि फिल्मों में आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं, यस सर। क्योंकि थिएटर में वही 100 लोग 200 लोग बैठे होंगे, 50 रुपए या 100 रुपए का टिकट होगा। यस सर। अगले दिन फिर परफॉर्म करना, एक बार फिल्म में एक्ट कर लिया, 5 साल के लिए आप आराम करो। यस आपने सर। देखा होगा आमिर खान कई सालों में एक बार एक फिल्म बनाता है, करोड़ों में बनाता है, उसके बाद वो आराम करता है। यस सर। तो फिल्म के अपने प्लस हैं, लेकिन अगर आप मुझे कला की दृष्टि से पूछेंगे, यस सर। तो मैं समझता हूं कि थिएटर जो है ज्यादा रचनात्मक है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मैं खुद थिएटर में रह चुका हूं। जी ग्रेट सर। सर एक और सवाल था, जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, जो टीवी पे हम देखते हैं सर, तो सर वो अधिकतर रिकॉर्डेड न्यूज़ होती है या कि मतलब वो लाइव जाते हैं? नहीं, रिकॉर्डेड न्यूज़ भी होता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं। ओके सर। न्यूज़ जो है, क्योंकि ब्रेकिंग आता है बीच यस में, सर। तो न्यूज़ मैक्सिमम लाइव ही होता है, लाइव होता है। और पहले होता था न्यूज़ रीडर का कॉन्सेप्ट होता यस था, सर। जैसे दूरदर्शन के समय में, क्योंकि मैं इससे पहले दूरदर्शन का संपादक भी रह चुका हूँ। ओह माय गॉड। तो दूरदर्शन में सामने टेलीप्रॉम्प्टर में स्क्रिप्ट चलता है या आगे स्क्रिप्ट होता है, उसको देख के पढ़ा जाता है। यस सर। लेकिन जो एंकर होते हैं, एंकर भी टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए कि अचानक भूकंप हो गया, यस सर। तो उस वक्त उसके अंदर वो सूझबूझ होनी चाहिए कि भाई सामने तो स्क्रिप्ट है नहीं, यस सर। तो आप ये थोड़ी कहते भाई स्क्रिप्ट दो मुझे भूकंप का, नहीं होगा। तो आप तुरंत कहने लगेंगे कि देखिए भूकंप का एहसास हो रहा है, आप सब शांत रहें, आप सब जो हैं, जो भी अभी अपने घरों में हैं, अपने बेड के नीचे अपने आपको बचाने के लिए जाएं, जो आसपास सीढ़ियां हैं आप लिफ्ट का प्रयोग मत करें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, आपको उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। यस सर। कभी भी कोई भी खबर आ सकती है, कितना भी दुखदाई खबर हो। देखिए एक बड़ा इवेंट मध्य प्रदेश में हुआ था, एक एंकर, न्यूज़ एंकर के हस्बैंड की जो है कार एक्सीडेंट में डेथ होती है, और वो जब न्यूज़ बुलेटिन में होती है, उसी वक्त वो ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, और वो उसको इतना सौम्यता के साथ जो है वो पढ़ती है कि
ऐसे एक व्यक्ति कार में जा रहे थे, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया। उसने एक नॉर्मल की तरह पड़ा, उसके बाद बुलेटिन से निकलने के बाद बाहर जाके वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई। क्योंकि तो ये कहने का मतलब है कि आपको अपने आप को पूरी तरीके से संयम बरतना होता है। उस वक़्त आपको सिर्फ़ आपके श्रोता आपको नज़र आ रहे हैं, आपको किसी भावुकता से आपको बहना नहीं है, आपको जो है पूरे अपने आप को नियंत्रित करना है। तो वो सही मायने में पत्रकारिता है। आप कई बार मैं कई जगह मैं जा चुका हूँ पत्रकारिता के चलते, और मैंने बहुत दुर्घटनाएँ देखी हैं, बहुत उपहार फायर ट्रेजेडी मैंने अपने आँखों से देखा। मैंने जो मिड एयर कोलिशन चरखी दादरी में जो भारत का सबसे खतरनाक एयर डिज़ास्टर कहते हैं, तो मैंने हाथ, पैर, शरीर के अलग-अलग टुकड़े, अलग-अलग हिस्सों में खेत में फैले हुए मैंने अपने आँखों से देखा। मैंने वो सब देखा, लेकिन मैं भावुक नहीं हुआ। अगर मैं वहाँ भावुक हो गया तो मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊँगा। यस सर। तो इसलिए आपको भावुक नहीं होना है। आपको वहाँ रख के बिल्कुल निष्पक्ष भाव से आपको उसको रिपोर्टिंग करना है। यस। ये रिपोर्टर के सामने चुनौती है, एंकर के सामने चुनौती है। लाइव प्रोग्राम में आपको सबसे बड़ी चुनौती है कि आप उस खबर के सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। आपको सवाल क्या पूछना है, तो इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप सामान्य ज्ञान कितना रखते हैं, आप समाचार पत्र कितना पढ़ते हैं, ये सब बहुत यस सर। सर थैंक यू सो मच आज के लिए। और सर एक छोटा-सा मैसेज हम बच्चों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में आकर, इस कार्यक्रम में भाग लेकर, आपके पॉडकास्ट में, और मैं समझता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इतने कम उम्र में आप लोगों को वो अवसर मिला है, जहाँ आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और इस मंच का सदुपयोग करिए। आजकल लोग अपना समय गँवाते हैं फालतू चीज़ों में, फालतू रील्स देखने में, फालतू सोशल मीडिया करने में। मुझे अच्छा लगा इस बात को देखकर कि आप अपने ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं, और वहाँ आप जो है अपने क्या कहते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए आप कुछ लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा-सा मुस्कुराहट ला सके, उस दिशा में काम करने का आप प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएँ, आशीर्वाद आपके पॉडकास्ट के साथ है, और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप में से कुछ लोग जो मास कम्युनिकेशन में या जनसंचार में रुचि रखते हैं, आप हमारे आगे चलकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनेंगे। सर बिल्कुल आएँगे। तो थैंक आज यू सो का मच। पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो गाइस हमारे साथ बने रहिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।